आप सब लोगों को हेलो। आज हम लोग एडवर्ब का लास्ट पार्ट टेकअप कर रहे हैं हम लोग। उसके पहले मैं एक चीज बता रहा हूं कि ग्रामर का आगे मैं कैसे मूव करूंगा। मेरे को एक पार्ट और दिखाई पड़ रहा है जिसको मुझे इन टर्म्स ऑफ उसको यूज कैसे करते हैं वो आपको बताना है। दैट इज प्रीपोजिशन, कि वाक्य में सेंटेंस में प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कैसे होता है, उसका ग्रामर क्या होता है। अभी तक हम लोगों ने प्रीपोजिशन में पढ़ा है ना कि इस वर्ड के साथ ये प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, इस वर्ड के साथ ये। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, वो वोकैब का एक्सटेंशन है। हम लोग को बात करनी है कि प्रीपोजिशन को सेंटेंस में यूज कैसे किया जाता है। और उसके बाद मैं न्यूज़पेपर के सेंटेंसेज या कहीं के भी अच्छे सेंटेंसेज निकाल के उसका हमें पार्सिंग सीखना है, क्योंकि हार्ड तो हम लोग जो भी कर रहे हैं वो पार्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों ने कहा कि मुझे बैंकिंग का, एसएससी का ग्रामर जो बाकी बचा हुआ चैप्टर है, भाई उन चीजों को अगर तुम बनाने के समय में अगर तुम कंसेप्ट वाइज थोड़ा सा सोच लो कि भव क्या होता है, तो तुम्हें वो चीजें तुमको खुद ब खुद कहीं से भी पढ़ लोगे। उसके लिए बहुत ज्यादा नियम कानून की जरूरत नहीं पड़ती। इन द मीन टाइम मैं पार्सिंग पे कंसंट्रेट कर रहा हूं। पार्सिंग का मतलब तुम्हारे क्वेश्चंस का बनाना, उसके लिए अप्रोच कैसा होगा वो हम लोग कर लेंगे, वो आराम से बनेगा। आगे की चीजें, अगर अभी की चीजें तुम्हें सीखने में अच्छी लग रही हैं तो आगे में इसके वीडियोस के आगे कंटिन्यूटी पार्ट में उसका एप्लीकेशन हमें देखना है। जो हम लोग अभी सिद्धांत में कर रहे हैं वो एप्लीकेशन में जब आएगा तो कैसा आएगा। चलिए आज हम लोग एडवर्ब के पार्ट को फिनिश करने की कोशिश करते हैं। हमारे एडवर्ब का नेक्स्ट जो पार्ट बनेगा वो होगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। वो ऐसा वर्ड्स जो तुमको जगह बताएगा। हियर, देयर, नोवेयर, समवेयर, ये सारे ऐसे जितने भी वर्ड्स हैं जिनसे जगह का पता चले, उसको हम लोग अगर फ्रेज की बात करें तो एडवर्ब के पहले जोर डालने के लिए कोई और एक वर्ड डाल दो। ओनली हियर एडवर्ब ऑफ फोकस, सिर्फ यही तुम्हें मिलेगा, तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रेज हो गया। एडवर्बियल अगर बोले प्रीपोजिशन प्लस नाउन, तो अगर मैं बोलूं इन आवर कंट्री, इन आवर कंट्री, तो ये तुम्हारा एडवर्बियल हो गया तुम्हारा, जो कि जगह बता रहा है। तो प्रीपोजिशन के साथ नाउन लगा लो, ये एडवर्बियल तुम्हारा पार्ट हो गया। एंड अगर मुझे क्लॉज बताना है, क्लॉज, तो वेयर एवर आई गो, जहां भी मैं जाता हूं, पूरा सेंटेंस हो गया ना, एडवर्बियल क्लॉज हो गया। आई फाइंड पीपल वरीड अबाउट द फ्यूचर, ठीक है। आपके पास जो मैंने ये लास्ट पार्ट लिखा, इधर में कोई कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है। आपका जो शुरुआत वाला वर्ड होगा एडवर्बियल क्लॉज में, वो कोई जगह बताने वाला वर्ड होगा। और जैसे इसमें पूरा फ्रेज मिलके जगह बताता है, यहां पे आपका वर्ड ही एक ऐसा होगा जो कि प्लेस को इंडिकेट करेगा। तो ये पूरा का पूरा क्लॉज हो गया तुम्हारा एडवर्बियल। ये इसी को लेके कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि ये एडजेक्टिव है कि ये एडवर्ब है। जैसे अगर मैं बोलूं, हम लोगों ने जो शुरू में किया था, द बॉयज इन द क्लास आर अटेंटिव, तो तुम्हारा जो यहां पे एडवर्बियल लगा हुआ इन द क्लास जगह बताने वाला, वो तो चूंकि बॉयज से जुड़ा हुआ है। और इसी सेंस में हम लोगों ने कहा था, मैंने कहा था कि एडवर्बियल इनफैक्ट नाउन की, प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। आपका एडवर्बियल और प्लेस नाउन या प्रोनाउन के बारे में भी जानकारी दे सकता है, उसको भी क्वालिफाई मॉडिफाई कर सकता है। आपका एडवर्बियल और प्लेस तुम्हारे नाउन या प्रोनाउन से भी जुड़ा होता है। और इसी के चलते अभी तुम्हारा एक पूरा कंसेप्ट बन गया ये कि एडवर्ब सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताता है। अब हम लोग दूसरे ग्रुप के एडवर्ब पे आते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम। समझने में ज्यादा मुश्किल नहीं है,
today, now, once, then, just, recently, immediately, ये सारा वर्ड. then, just now, only once, no longer. फ्रेजेज हो गए. दो वर्ड मिलके अगर दोनों एडवर्ब हैं तो दोनों वर्ड मिलके अगर टाइम बता रहे हैं तो एडवर्बियल फ्रेज हो गए ऑफ टाइम. एडवर्बियल एट वंस, एट टाइम नहीं बताता. प्रीपोजिशन प्लस नाउन. ट्वाइस इन अ वीक, हालांकि ये तो सॉरी एडवर्ब फ्रीक्वेंसी हो गया. इन द मॉर्निंग, अगर मैं लिखूं इन द मॉर्निंग, अगर सिंपल सी बात, तो ये भी तो टाइम बता रहा है ना. तो तुम्हारा इन द मॉर्निंग तुम्हारा एडवर्बियल के ग्रुप में डाल देंगे और उसी के चलते मैंने ये लिखा है कि एडवर्बियल ऑफ टाइम तुम्हारा प्रीपोजिशन और नाउन के साथ भी आता है. और तुम्हारे याद रखिएगा कि तुम्हारे सेंटेंसेस में ये जो कंजंक्शंस यूज होते हैं, आफ्टर, एज वाइल, एज सुन एज, बिफोर, हार्डली, स्कार्सली, नो सुनर देन, हार्डली, स्कार्सली व्हेन, ये सारे जिस सेंटेंस के साथ आएंगे वो पूरा सेंटेंस एडवर्बियल क्लॉज होगा और वो टाइम से जुड़ा होगा. जैसे he went to his bed after he ate his breakfast. अब यहां पे एक चीज मैं आप लोगों को इंडिकेट करना चाहूंगा. आप में से कुछ लोग बोलोगे चूंकि आफ्टर लगा हुआ है इसलिए यहां पे हैड रिटन होना चाहिए. देखो, आफ्टर के बाद इंडेफिनिट परफेक्ट दोनों यूज होता है, उसका अपना एक लॉजिक होता है, उसका अपना एक लॉजिक होता है. सो अभी अभी आप उसको टारगेट मत करो. अब ये चूंकि कंजंक्शन है तो इसके बाद का पूरा एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम बोला जाएगा. ये ही वेंट टू बेड व्हेन का जवाब दे रहा है ये पूरा, कब वो सोने गया. सो तुम्हारा ये जो पार्ट है इसके साथ लगा हुआ पूरा का पूरा सेंटेंस एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम होता है. गेटिंग? सो ये सब चीजें हम लोगों को टेंस में हम लोगों ने पढ़ा होगा. अब आप मूव करो. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये सब पॉपुलर एडवर्ब हैं जो छूटे हुए थे हम लोगों के. ऑफन, समटाइम्स, ऑलवेज, नेवर, वंस, ये बताता है कि काम कब कब होता है. और चूंकि काम कब कब होता है तो नेचुरली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बेसिकली जनरली तुम्हारे वर्ब से जुड़ा होता है. ठीक है, आगे. ओनली वंस, क्वाइट ऑफन, सेल्डम और नेवर, इन शब्दों का जो ग्रामर है ना हम लोग लेटर ऑन डील करेंगे. मैं ग्रामर के चैप्टर जब शुरू करूंगा एडवर्ब ऑफ टाइम को के तो उसमें फ्रेजेज को मुझे आपको समझाना है. अभी चूंकि पार्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रामर का कंसेप्ट हम लोग डील कर रहे हैं, दैट इज वाई इन इन शब्दों का रूल अभी नहीं करना है. सेल्डम, इफ एवर, सेल्डम और नेवर, वो सारा होता है. लेकिन ये ध्यान दीजिए कि ये तो आपके फ्रेज हो गए. ट्वाइस इन अ वीक, वीक में दो बार. वेन एवर ही कम्स, ये भी तो टाइम फ्रीक्वेंसी बता रहा है ना. वो जब कभी आता है ही क्रिएट्स न्यूसेंस, परेशानी क्रिएट कर देता है. तो ये भी तो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी बता रहा है, ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी बता रहा है. सो इसको हम लोग एडवर्बियल बोलेंगे, इसको फ्रेज बोलेंगे. ये एडवर्ब है और ये एडवर्बियल क्लॉज है, टाइम बताने वाला. ठीक है. जैसे he misses important points as frequently as he
grabs them। हमेशा ध्यान रखिए कि आपका कोई सेट पैटर्न नहीं है कि वो कैसा होगा। अभी मेरे दिमाग में जैसे मैंने बोला एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, मन किया कि एक क्लॉज बना दूं, ही मिसेज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रीक्वेंटली। तो फ्रीक्वेंटली तो तुम्हारा एडवर्ब ऑफ क्लॉज हो ही गया, सॉरी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो ही गया। अब मैं उसमें मैंने पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस लगा दिया। वो जितनी जल्दी वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ग्रैब करता है उतनी ही जल्दी वो उसको भूल भी जाता है। सो तुम्हारा यही तो ट्रिक है कि आप किसी सेट थियरी पे मत चलो, आप सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार एडवर्ब्स को डिसाइड करो। एडवर्ब्स को डिसाइड करो। हम लोग एक पर्टिकुलर डिफाइंड कोई वर्ड्स चाहते हैं, फ्रेजेस चाहते हैं, जबकि ग्रामर, आप जरा रियलाइज करो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश की अच्छी होगी तो ग्रामर आपको समझ में आएगा। हमारे यहां बताया जाता है कि ग्रामर समझोगे तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। भाई इन चीजों को समझने के लिए आपको नहीं लगता है कि पहले आपकी अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए, तब आप इसको एडवर्बियल क्लॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो। एक लड़का जिसे अंग्रेजी समझ में नहीं आता है, उसको मैं इसको क्लॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी कैसे बताऊंगा? और वो तो ये बोलेगा ना कि एज फ्रीक्वेंट एज होना चाहिए, क्योंकि उसको बचपन में किसी ने बता दिया कि एज गुड एज होता है, एज स्लो एज होता है, एज स्लोली एज नहीं होता। तो सब उल्टा पुल्टा है। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग का यूज करो अगर आप एडवर्ब्स को पकड़ना चाहते हो, क्योंकि उसका एरिया बहुत बड़ा है। स्ट्रक्चर बंधा हुआ नहीं है कि ऐसा ही स्ट्रक्चर बनता होता है। दैट इज वाई आई से कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग का यूज कीजिए अपने एडवर्ब्स को समझने के लिए। नेक्स्ट मूव कीजिए, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये डिग्री क्या करता है कि अपने एडजेक्टिव का लेवल अप एंड डाउन करता है, अपने एडवर्ब का लेवल अप एंड डाउन करता है। अगर मैं बोलूं ही इज रनिंग एक्सट्रीमली स्लोली, ही इज रनिंग स्लोली, स्लोली एडवर्ब हो गया। स्लोली को और वो क्लियर करके मॉडिफाई कर रहा है एक्सट्रीमली स्लोली, बहुत ज्यादा धीमे धीमे, तो वो तुम्हारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया, तो सॉरी एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया। अब इसमें जो वर्ड्स आते हैं ना, वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े जरूरी होते हैं। वेरी, सो, टू, एनफ, फेयरली, रादर, क्वाइट। ये जो देखो तो ही इज क्वाइट इंटेलिजेंट। आप रियलाइज करो कि क्वाइट इंटेलिजेंस का थोड़ा सा अप एंड डाउन लेवल कर रहा है। अब उसी को मच टू मच, अब हम किसी बच्चे को बताएं कि मच टू कहां यूज करते हैं और टू मच कहां यूज करते हैं, तो ये बेकार है। अगर आप यहां पढ़ रहे हो ना, मच भी अगर यहां पे पढ़ रहे हो, तो ये वाला तो खुद ब खुद आ रहा है। टू मच पे, मच को क्वालिफाई करने के लिए, सॉरी मॉडिफाई करने के लिए मैंने टू लगाया, टू को मॉडिफाई करने के लिए मैंने मच लगाया है। तो ये टू का यूज है, ये मच का यूज है। आगे ध्यान दीजिएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री एडजेक्टिव को, वर्ब को, प्रीपोजिशन को और डिटरमाइनर को, और इनफैक्ट एडवर्ब को भी, अभी मैंने बोला एक्सट्रीमली स्लोली, तो एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। जैसे देखिए, ही इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव, सेंसिटिव एडजेक्टिव है, सेंसिटिव का डिग्री बता रहा है, बहुत अपर लेवल पे सेंसिटिव है वो। ही इज टू इंटेलिजेंट, वो इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो डिग्री बता रहा है, डिग्री मतलब लेवल होता है। आई हैव ईटन मच, मैंने बहुत खा लिया है, ये ईटन का मात्रा बता रहा है कि वो कितना, मतलब किस लेवल पे खाया है। एंड ही वॉज स्टैंडिंग जस्ट बिहाइंड मी, जस्ट बिहाइंड मी। अब अगर आपको डाउट लगता है कि डिटरमाइनर कैसे, तो हम लोग ये कर सकते हैं, ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स, तो अ फ्यू तुम्हारा डिटरमाइनर हो गया, और इस डिटरमाइनर पे को क्वालिफाई करने के लिए हमारे पास एक
एडवर्ब आ गया। ठीक है। सो और मैंने एक्सट्रीमली स्लोली बोला तो यहां पे एडवर्ब हो गया। सो तुम्हारा एडवर्ब ऑफ डिग्री इन सब की विशेषता बता सकता है। एग्जाम्पल, बिहाइंड को जस्ट बता रहा है, इटन को मच बता रहा है, इंटेलिजेंट के पहले टू लगा है, सेंसिटिव के साथ एक्सट्रीमली लगा है, एडवर्ब का और डिटरमाइनर का मैंने एग्जाम्पल उधर दे दिया। इसके क्लॉजेज नहीं बनते, ध्यान दीजिएगा। अब के बाद में जनरली तुम्हारा, पहले इसको देख लो, इन ऑर्डर प्लस टू भी वन, सो एज प्लस टू भी वन, टू भी वन, इन ऑर्डर दैट, सो दैट, ये एडवर्बियल है, ये तुम्हारा क्लॉज है। जैसे वी वर्क हार्ड in order to make ourselves successful। अब मुझे पार्सिंग के समय में यह बताना होगा कि ये आवर सेल्व्स और सक्सेसफुल का क्या रोल है सेंटेंस में, ये कैसे यहां आए हुए हैं, ये एडजेक्टिव यहां कैसे आया हुआ है, ये मुझे बाद में बताना होगा। अभी देखो, ये उद्देश्य बताता है अपने आप को सफल बनाने के उद्देश्य से। तो हम यहां पे इन ऑर्डर टू, सो एज टू, या सिंपल टू भी लगा सकते हैं। वी वर्क हार्ड टू मेक आवर सेल्फ सक्सेसफुल इन ऑर्डर टू मेक आवर सेल्फ, या सो एज टू मेक। अब ये सो एज टू तुम्हारे लिए हो सकता है कि नया हो, और वही चीज मैंने लिखा है, इन ऑर्डर प्लस टू भी वन, सो एज प्लस टू भी वन, इन्फिनिटिव है ये, टू प्रीपोजिशन नहीं है, टू भी वन, और उसी के जगह पे सो दैट तो लगाते ही हो, ताकि, तो आप उसको क्लॉज में बना लो। अब यहां से लेके यहां तक का एडवर्बियल कहा जाएगा, एडवर्बियल ऑफ पर्पस। और इसको अगर वहां वो लगाना है तो जैसे लगाते हो ना, वी वर्क हार्ड सो दैट वी मे मेक आवर सेल्फ सक्सेसफुल। तो ये क्लॉज हो गया, और ये तुम्हारा पूरा क्लॉज ऑफ पर्पस हो गया। हाँ, पर्पस हो गया। हम यहां पे इन ऑर्डर दैट भी करते हैं, इन ऑर्डर दैट वी मे मेक आवर सेल्फ सक्सेसफुल। ये एडवर्बियल क्लॉज ऑफ पर्पस, ये एडवर्बियल्स ऑफ पर्पस, और अब तुमको शायद आराम से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, लास्ट ग्रुप तुम्हारा लिंकिंग एडवर्ब या कंजंक्टिव एडवर्ब, जो मैंने कहा था, कंजंक्टिव एडवर्ब को लिखने का तरीका, लिंकिंग एडवर्ब को लिखने का तरीका याद रखिएगा। सेंटेंस में आगे पीछे कॉमा रहे, अगर वो पहला वर्ड है तो उसके बाद कॉमा की जरूरत है। कंजंक्टिव एडवर्ब को जरा याद रखिए, और ये उसी के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, देखना। इसको लिंकिंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब आप पढ़ोगे उस वर्ड को, यह ध्यान रखना कि इसके साथ आने वाला सेंटेंस क्लॉज नहीं होगा। एक बात अपने दिमाग में बैठा के रखना कि इनके बाद आने वाला सेंटेंस क्लॉज नहीं होगा, ये खुद एडवर्ब है, इनके साथ क्लॉज नहीं आता। सो जब ये आएंगे तो उसके बाद का सेंटेंस एक नॉर्मल सेंटेंस है, उसकी पार्सिंग आप अपने हिसाब से करना। ये वर्ड लिंकिंग है क्योंकि वो पीछे के सेंटेंस के थॉट के अनुसार इस सेंटेंस को जोड़ रहा है। अगर तुम कभी पढ़ो देन ही बिकेम एंग्री, अगर कहीं पढ़ो शुरुआत में, ही देन बिकेम एंग्री,
तो अगर मैं चाहे देन ही या चाहे ही देन, मैं अभी दोनों बता रहा हूं, अगर ये ऐसा कहीं तुमको मिला तो तुम्हें नहीं लग रहा है कि पीछे भी एक सेंटेंस आया हुआ है जहां पे कोई घटना घटी है, उसके बाद वो गुस्सा हुआ? तो देन क्या कर रहा है कि इस सेंटेंस को, ही बिकेम एंग्री को, पीछे वाले सेंटेंस से ऐड कर रहा है, एंड दैट इज वाई दे आर कॉल्ड लिंकिंग। दे आर कॉल्ड लिंकिंग। उसी के हिसाब से अब तुम लोगों को जैसे इंस्टेड लगाता है, तो हो सकता है कि तुम्हारे दिमाग में बात आए कि इंस्टेड ऑफ होता है। अब मैं एग्जांपल इसको देता हूं। देखिए, पीपल स्पोक टू हिम रूडली, एडवर्ब ऑफ मैनर। मैं ऐसे लिखूं, देन लिखूं, ही बिकेम एंग्री, ऐसे। या ये बोला जाता है फ्रंट पोजीशन, उस सेंटेंस के शुरू में, और उसके बाद एक कॉमा का आना जरूरी है। हम इसको मिड पोजीशन में भी रखते हैं। ये उसका मिड पोजीशन है, लेकिन मिड पोजीशन में जब यूज करोगे तो उसके आगे और पीछे दोनों जगह पे कॉमा होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। जैसे ही वॉज expected to revise his lessons. Instead, he kept watching web series. इंस्टेड ऑफ एक प्रीपोजिशन है, इंस्टेड कंजंक्शन और भी लिंकिंग है, कंजंक्टिव एडवर्ब। हम इंस्टेड को यहां रखें, ही के बाद इंस्टेड रख सकते हैं आगे पीछे कॉमा डाल के। सो आपका अर्थ में इंस्टेड ऑफ से इसका कोई चेंज नहीं होगा, यूजेज में चेंज होगा। आप ध्यान रखिए। आप और एल्स, देन, लाइकवाइज, लाइकवाइज मीन्स सिमिलरली, ऑल्सो, इवन ऑल्सो भी आप इस्तेमाल करते हो। जैसे यू शुड लर्न केयरफुली। अब यहां पे हम ऑल्सो लिखें, फर्दर लिखें, फर्दर मोर लिखें, मोर ओवर लिखें, हम कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी वर्ड। यू शुड रिवाइज रेगुलरली। तो तुम्हारा ये जो वो सारा फर्दर, बिसाइड्स, ऑल्सो, एंड देन, मोर ओवर, ऑन टॉप ऑफ दैट, सबका अभी जिसमें मैंने रखा है ना, वो सबका यूज एक तरह का होता है। तुम अगर किसी एक को यूज करना जानते हो तो मुझे लगता है कि तुमको मैं एडवाइस देता हूं कि अगर तुम मोर ओवर को जानते हो तो ऑन टॉप ऑफ दैट यूज करो। कुछ नया होगा ना तुम्हारे लिए, कुछ नई चीजें जुड़ेंगी तुम्हारे स्टॉक में। वैसे ही दो को आप याद रखिएगा। एक चीज मुझे बताना था उस समय में, लेकिन अभी भी हम लोगों ने किया भी था। दो को आप लिंकिंग एडवर्ब की तरह यूज करना चाहते हो
तो इसको सेंटेंस के अंत में यूज करना होगा, और वो भी दो के पहले कॉमा लगना जरूरी है, तो वो बट का मीनिंग देगा। लिंकिंग एडवर्ब के तौर पे दो बट का मीनिंग देता है, बट वो अंतिम में सेंटेंस के आता है। और बाकी हाउएवर और नेवरदलेस तो बट के मीनिंग में शुरुआत में या मिड पोजीशन में आता ही है, शुरुआत में या मिड पोजीशन में आएगा ही आएगा, वही बट के मीनिंग में आएगा। इवन सो, ऑल द सेम, स्टिल, ऑन द अदर हैंड, ये भी अपोजिट बताने के लिए, कोई सिचुएशन है उसका अपोजिट सिचुएशन उसके आगे गया है। स्टिल, इवन देन, फिर भी। मैंने यहां पे छोड़ दिया था एक्चुअली, वो जानते हुए कि ये सब चीज तो हम लोग किए ही थे। इवन देन, हाउएवर, नेवरदलेस, वो सारा तो इसमें 4 और 5 को तुम एक साथ जोड़ सकते हो, लेकिन इसमें से दो सिर्फ एंड पोजीशन में जाएगा। इसको मैं आपको एडवाइस करता हूं, इसको दिमाग में रखिएगा। देयरफॉर, एज ए रिजल्ट, कंसिक्वेंटली, कॉज का इफेक्ट यहां पे है। फर्स्टली, सेकेंडली, टू कंक्लूड, इन कंक्लूजन या टू सम अप, संक्षेप में, इन शॉर्ट। इन अ नटसेल, मैंने कुछ ऐसा दिया है जो कि एक्सक्लूसिव नहीं है, उस तरह के मीनिंग में आप खोजो, आप लिस्ट बना लो। जरूरी नहीं कि ग्रामेरियंस एक किताब में तुमको सब मिल जाए, बट तुम अगर बात को समझे तो तुम कहीं से भी कुछ भी जुगाड़ करके बना सकते हो। आगे देखो। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, पीछे की बात को आप एक और तरीके से एक्सप्लेन करना चाहते हो, उसको फ्रेजियोलॉजी उसका बदल के आप उसको एक्सप्लेनेशन किसी और तरीके से, और रादर इसको हम लोग करेक्शन करते हैं। इसके लिए मैं आपको सेंटेंस देता हूं। रादर या और रादर का, ही वॉज, मैंने सोचा नहीं था, नहीं तो मैं सेंटेंस बना देता, मेरे को अभी बनाना पड़ रहा है। मेसी इन हिज जॉब, वो अपने जॉब में मेसी था, मतलब सब गड़बड़ करते रहता था। मेरे को लगा कि पीछे वाले सेंटेंस में मैंने पूरी तरह से नहीं बताया, पूरी तरह से नहीं बताया, मेरे को और कुछ उसको बताना चाहिए। रादर ही बंगल्ड, मतलब बर्बाद कर देता था, एवरी वर्क गिवन टू हिम। पीछे के सेंटेंस को करेक्शन या कोर्स करेक्शन या उसको और इंफेसाइज करने के लिए क्लियरली हम लोग रादर का इस्तेमाल करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को दिमाग में आता हो कि रादर के साथ दैन कब लगता है। भाई जरा आप समझो, रादर के साथ दैन, इसमें रादर देन नहीं पढ़ना है। मैं बहुत बच्चों को देखता हूं बोलते हैं रादर देन कहां यूज होता है। भाई कहीं नहीं यूज होता। जहां देन यूज होता है, कंपैरेटिव डिग्री में लगने वाला ये प्रीपोजिशन है देन, और उस प्रीपोजिशन पे जोर डालने के लिए हमने एक एडवर्ब का यूज किया। अब ये नॉर्मल प्लेन इंटरोगेटिव में, कंपैरेटिव में नहीं लगता राम इज बेटर देन श्याम। मैं ऐसे नहीं बोल सकता राम इज बेटर रादर देन श्याम, ऐसे नहीं बोलता। इसके लिए थोड़ा सा इंफेसाइज करने की जरूरत होती है। तो जब आपको देन पे इंफेसाइज करना होता है तो आप रादर लगाते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण देने के लिए, ये भी एडवर्ब है, टॉकिंग ऑफ। अब ये सिंगल आउट करने के लिए, टॉकिंग ऑफ द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, ये टॉकिंग ऑफ का मतलब बहुत सारे मुद्दों में से किसी एक मुद्दे को मैं सिंगल आउट, और आपको याद होगा एडवर्ब ऑफ फोकस हो जाता है ये। बाय द वे, कुछ बात चल रही है, उस बीच में आप टॉपिक बदल के कोई और बात पूछते हो, तो आपसे टिकट बोलता है कि बाय द वे लगाओ। जैसे मैं पूछूं कि तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ इत्यादि,
उसी बीच में मेरे को लगा कि आखिर ये गया कहां था, तो बोल देंगे आखिर तुम गए कहां थे, आखिर, बाय द वे वेयर हैड यू गॉन। आफ्टर ऑल, किसी बात पे को जस्टिफाई करने के लिए लीडर्स always reminded of the fact that people are the ultimate boss. After all, we live in a democracy. हमेशा लीडर्स को पता चलता है कि लोग ही बॉस हैं आखिरकार। हिंदी में अगर बोले आखिरकार, हम लोग एक डेमोक्रेसी में हैं। डेमोक्रेसी मीन्स शासन ऑफ द गवर्नेंस ऑफ द पीपल। सो आफ्टर ऑल, किसी बात पे जोर डालने के लिए, एंड द सेम वे, वही सिमिलरली वाले मीनिंग में। सो आपका एडवर्ब रियलाइज करो, अगर मैं अभी कंक्लूड करूं तो आपका एडवर्ब इतने वैरायटी का है, इतने वैरायटी का है कि आप अगर सोचो तो आपके पास एडवर्ब के अलावे बहुत चीजें बहुत कम हो जाती हैं। इसीलिए अगर ग्रामर का प्रॉपर फंक्शन सीखना है तो एडवर्ब को लेके उसके कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, उसको जरा देखिए कि कैसा कैसा एडवर्ब होता है। और मैंने जो दिया है वो एक्सक्लूसिव लिस्ट मत ले लिए, एक ठीक है एग्जॉस्टिव होगा बट एक्सक्लूसिव नहीं है कि इसके बाहर नहीं जाता। आप बनाओ, देखो आता है तो करो, और मेरे से आप पूछ सकते हो। अब जरा मैं एक सेंटेंस आपको शुरू में दिया था, उसके बाद मैंने आपको कहा था कि आप जरा इसमें एडवर्ब खोजो। अब जरा देखो, तुम्हारा 1 नंबर एडवर्ब ऑफ कमेंट है, तुम्हारा 2, जरा ध्यान देना मैं जो बता रहा हूं, ऑल्दो से शुरू हुआ तो एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंट्राडिक्शन आएगा। वो एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंट्राडिक्शन ऑल्दो से स्टार्ट होके यहां तक है। उस एडवर्बियल क्लॉज में ऑप्शन लगा हुआ है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये तुम्हारा। इन द सन एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब ध्यान दो, फॉर लॉन्ग एडवर्ब ऑफ टाइम, विथ हिज फुल एनर्जी एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, विथ हिज फुल एनर्जी मतलब हम इसको एडवर्ब ऑफ मैनर में तो कर सकते हैं, एनर्जेटिकली हम लोग कर सकते हैं, तो मैंने उसको प्रीपोजिशनल फ्रेज डाल दिया था, एडवर्बियल हो गया। उसके बाद बाय एंड लार्ज 6 नंबर इज द एडवर्ब ऑफ ट्रूथ, मोटे तौर पे, आमतौर पर। इसका नाम अगर तुम्हारा एडवर्ब ऑफ ओपिनियन या कुछ अपना मन में भी कुछ बोलना है, जरूरी नहीं है कि ये रटा जाए, बस ये तुमको समझ में आना चाहिए कि ये एडवर्ब है। बाय एंड लार्ज, एक्सट्रीमली हेल्दी, तो एक्सट्रीमली एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया। ठीक है, ड्यू टू हिज स्ट्रिक्टनेस, ड्यू टू हिज स्ट्रिक्टनेस, सॉरी ए नहीं होगा, ड्यू टू हिज स्ट्रिक्टनेस। अब ये चूंकि कॉज बता रहा है तो तुम्हारा ये एडवर्बियल ऑफ रीजन हो गया। जरा ध्यान देना, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू 9 नंबर, दैट इज एडवर्ब ऑफ व्यू पॉइंट। तो अगर तुम इस सेंटेंस में मीनिंग को छोड़ो, अगर स्ट्रक्चर पकड़ो एसवीओ, तो तुम्हारे पास ही वॉज हेल्दी ही तो सेंटेंस था, और क्या था, ही वॉज हेल्दी जरा आप ध्यान दो कि मुझे लिखना था ही वॉज हेल्दी, और मैंने ऐसे किया, मैंने एडवर्बियल क्लॉज मैंने इस्तेमाल कर करके इस सेंटेंस को। अब अगर किसी को पार्सिंग सीखना हो
और उसको एडवर्ब के बारे में नहीं पता है तो पार्सिंग कर कैसे पाएगा? जरा सोचिए तो कि इस सेंटेंस में 3 वर्ड तुम्हारे ओरिजिनल सेंटेंस थे और बाकी सब एडवर्ब्स थे। अब आप जरा सोचो कि एडवर्ब का विस्तार कितना है। एंड लास्ट डे का स्टेटमेंट, द रोड टू हेल इज पेव्ड विथ एडवर्ब्स, कितना सही है। और जिस दिन आप एडवर्ब्स को करके निकालने का पैटर्न है, अगर आप शुरू जान जाते हो, कर लेते हो, उस दिन समझना कि कॉमन एरर आपके लिए बच्चे की चीज हो जाएगी। एरर्स खोजना, शुद्ध लिखना, एरर्स खोजना किसी और के लिखे हुए में और खुद से शुद्ध लिखना आपके लिए एक कैरेक्टरिस्टिक बनता चला जाएगा। सो माई contention, my submission is that you should work upon adverb as the most important item in your grammar. हम लोग अगले वीडियोस में प्रीपोजिशन के ग्रामर को समझ लेते हैं और तब इन सब का इस्तेमाल, क्योंकि थियरी में क्या फायदा है थियरी पढ़ के, थियरी तो सब लोग पढ़ रहे हैं, यहां पे थियरीज का पैटर्न थोड़ा अप्रोच अलग है, बट थियरी तो सब कोई कर रहे हैं। सो उसको पार्सिंग में जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो आपको सीरियसली बहुत अच्छा लगेगा। और पार्सिंग के लिए मैं कॉमन एरर के एसएससी के क्वेश्चंस और आसान क्वेश्चंस नहीं ले रहा हूं, मैं न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स खोलूंगा एंड आई विल ट्राई टू मेक इट अ कॉमन एरर। मैं कॉमन एरर बनाने की कोशिश करूंगा सो दैट कि आपके सामने में चैलेंजेस आए। सी यू in the next video with our grammar of preposition. Thank you to all of you for watching me.